गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर। हम सैलरी हेड की क्वेश्चंस कर रहे हैं, इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं। और उस दिन मैंने ये 30 सेकंड इसलिए छोड़ी थी क्योंकि इसमें टाइम लगता करवाने में। ये अपने आप में आपके लिए पहला क्वेश्चन है जिसमें कि ग्रेड दिया हुआ है सैलरी हेड में। हमने अभी तक ग्रेड वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया। हम बुक जो है वो यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा की, और पब्लिकेशन है साहित्य भवन आगरा। तो हम अब 32nd क्वेश्चन करेंगे। इस तरह का आपने क्वेश्चन ये भी फर्स्ट टाइम है। श्री कालीचरण शर्मा इज एम्प्लॉयड इन मुंबई। ही इज इन द ग्रेड ऑफ 36,000, 1,000, 44,000, 2,000, 60,000 सिंस 1 जनवरी 2011। मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह की कोई ग्रेड दिया होता है तो ये इसका मतलब होता है कि 1 जनवरी 2011 से उनकी सैलरी 36,000 थी और 1,000 हर साल बढ़ रही थी जब तक कि वो 44,000 नहीं हो जाती। और उसके बाद जो है वो 2,000 पर मंथ पर ईयर बढ़ेगी और जब तक 60,000 नहीं हो जाती है। महंगाई भत्ता जो है वो 20% उसको मिल रहा था of dearness allowance, and 1,000 per month as house rent, 10,000 per month as house rent allowance. He has hired accommodation on a monthly rent of 13,000. He contributes 70% of his salary and dearness allowance to recognize provident fund. इसका मतलब dearness allowance क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है, क्योंकि उसने लिखा है कि 17% ऑफ सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब क्या होता है कि डियरनेस अलाउंस जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है, इसलिए सैलरी में जो है कैलकुलेशन पर्पजेज से ऐड जो है वो होगा। ही हैज़ बीन गिवन अ स्मॉल कार और विच इज़ यूज बाय पर्सनल पर्पजेज आल्सो। आल्सो का मतलब कि प्राइवेट और पब्लिक पर्पजेज दोनों के लिए यूज़ होती है। स्मॉल कार है, स्मॉल कार का आपका क्या होता है 1800 पर मंथ। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑफिशियल यूज ऑफ कार आर इंकर्ड बाय एम्प्लॉई। ही हैज द मैनिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रिकल एंड वाटर फ्रॉम कॉस्ट 4,000। ही has been provided gas and telephone, the bill of which 1200, 2000। टेलीफोन का बिल तो आप सबको पता है एग्जम्प्ट होता है। ये सारे प्रोविजंस आपने पढ़ने हैं। अब इसमें थोड़ी सी जो आपने कैलकुलेट करनी है वो है सैलरी है। यहाँ कुछ नहीं लिखा कि सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ है या ड्यू ऑन द सेम डे ऑफ द लास्ट मंथ है। तो हम ये मान लेंगे कि सैलरी इज ड्यू ऑन द सेम डे ऑफ द लास्ट सेम डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो इसमें जो है आपकी सैलरी आप देखो ध्यान से क्या दी हुई है। 1 जनवरी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 1 जनवरी 2011 को दी हुई है 36,000 और 1 जनवरी 2012 को हो गई 37,000 और 13 में हो गई 38,000, 14 में हो गई 39,000, 15 में हो गई 40,000 और 16 में हो गई 41,000, 17 में हो गई 42,000, 18 जनवरी में हो गई आपकी 43,000 और जनवरी 19 में हो गई आपकी 44,000। अब 44,000 पे पहुंच गया तो उसके बाद कितनी बढ़ती है 2,000। जनवरी 20 में कितनी हो गई आपकी 46,000। आपका ईयर कौन सा है 1920। प्रीवियस ईयर कौन सा है 1920। इसका मतलब जनवरी 19 में 44,000 हो गई। इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कितनी रही 44,000। यानी कितने मंथ्स जो हैं आपके हो गए ये 9 मंथ्स। और उसके बाद जनवरी में फिर से इंक्रीमेंट लग गया। आपकी सैलरी कितनी हो गई 46,000। ध्यान से देखो हर साल बढ़ती गई। 36,000 थी, बढ़ते बढ़ते जनवरी 19 में कितनी हो गई 44,000। आपका ईयर जो है प्रीवियस ईयर क्या है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक। तो इसका मतलब दिसंबर तक आपकी क्या रही 31 दिसंबर तक आपकी रही 44,000 और फिर 1 जनवरी 20 में हो गई 46,000। तो ये आपकी जो है वो सैलरी है 3,96,000 और 3 मंथ्स की आपकी हो गई 3 मंथ्स की आपकी हो गई। ये मैंने आपको सारा कैलकुलेट करके बताया है। 46,000 इंटू 3 1,38,000। तो टोटल आपकी सैलरी हो गई है 5,34,000।
4,000। इसके ऊपर जो है आपका 20% डियरनेस अलाउंस है। तो डियरनेस अलाउंस उसने लिखा हुआ है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है, तो 1,06,800, 1,06,800 आपका हो गया। उसके बाद वो कहता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमें जो है वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसने जो रेंट है, वास्तविक प्राप्त किराया जो है वो 10,000 पर मंथ है। ये रब कर रही हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 10,000 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस है। कितना हो गया आपका 1,20,000। उसके ऊपर हमने देखना है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी। आपने किराया कितना पे किया है 13,000 पर मंथ। 13,000 पर मंथ इंटू 12 हो गया 1,56,000 माइनस 10% ऑफ द सैलरी। और सैलरी का मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है, सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, क्योंकि डियरनेस अलाउंस जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है। तो 5,40,000 प्लस 1,06,800। तो आपकी सैलरी कितनी हो गई 6,46,800, 6,46,800। तो उसमें से आपने क्या है लेस कर देना है 1,50,000 में से 64,680। तो ये आपका माइनस करके आ गया 91,920। और फिर हमने लेना है 40% ऑफ द सैलरी। सैलरी कितनी है इस पर्पज़ के लिए हमारी 4,46,800। तो 40% ऑफ द सैलरी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, घर कहाँ पर है उसका, बॉम्बे, कलकत्ता, मेड्रास में से किसी जगह पर है, बॉम्बे में रहते हैं। तो 40% की बजाय हम क्या लेंगे 50% ऑफ द सैलरी। 50% ऑफ द सैलरी जो है आपका हो गया 3,20,400, 3,20,400, जो भी तीनों में से सबसे कम होगा। सबसे कम क्या है आपका 91,920। तो 1,20,000 में से 91,920 जो है वो लेस कर देंगे। आपका क्या आ जाएगा, टैक्सेबल पार्ट जो है वो आ जाएगा 28,080, 28,080। तो ये हम ले लेंगे 28,080, 28,080। उसके बाद आपके हैं कार एक्सपेंसेस। कार छोटी है और उसके पर्सनल एक्सपेंसेस वो खुद बियर कर रहा है, तो 7,200। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000 और गैस के हैं 1,200। और टेलीफोन के क्या होते हैं एग्जाम्प्ट जो है वो होते हैं। आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई 7,13,320 लेस जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। आपके पास आ गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका क्वेश्चन, ये डिफरेंट थी। इसमें आपने देखना है कि आपका इंक्रीमेंट कब लगता है, ग्रेड की सैलरी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये थोड़ा सा बिट टिपिकल, लेकिन जो स्टूडेंट्स करेंगे प्रैक्टिकल्स उनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने पूरा क्लियर करके आपको बता दिया है। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है आपका 34th इलस्ट्रेशन। 34th इलस्ट्रेशन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। 34th इलस्ट्रेशन में क्या है, देखो, मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन इज एम्प्लॉयड in the Foreign Ministry of Government of India. On 1st August 2019, he was transferred to Indian MNC in Italy. On 1st October 2019, he called back to India for an urgent official work. On 1st January 2020, he was again sent back to Italy. The particulars of his income year ended 31st March 2020 are as under: salary 60,000 per month, dearness allowance 20% of the salary of Mr. X paid in India. ये इंडिया में पे हो रहा था, लिखा हुआ है। रेंट फ्री हाउस इन दिल्ली वाइल इन इंडिया एंड इन रोम वाइल इन इटली वाज प्रोवाइडेड टू हिम। द रेंट ऑफ द हाउस इन दिल्ली 2,000 पर मंथ एज पर गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 2,000 उनको अकोमोडेशन मिली हुई थी। रोम में 80,000 पर मंथ की अकोमोडेशन मिली हुई थी। द हाउस टू दिल्ली वाज अनफर्निश्ड बट फर्निशिंग कॉस्टिंग 4 लाख वाज प्रोवाइडेड इन द
home of Rome. He was provided with a large car both in Delhi and Rome, which is being used for personal as per official purposes. The car was driven by Mr. X himself. He got entertainment allowance in Italy 10,000 per month. He was getting overseas allowance 20,000 per month. The government of India reimbursed 15,000 medical expenses incurred from treatment of himself and family in the Italy. और फाइंड आउट द इनकम. आप सबको अगर ध्यान होगा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए है. इसमें आपके जितने भी अलाउंसेस और परक्यूजिट्स होते हैं जो फॉरेन में दिए जाते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं, लेकिन जो बेसिक सैलरी मिलती है वो सारी की सारी इंडिया में क्या होती है, टैक्सेबल जो है वो होती है. तो इंडिया में जो है आपने टैक्सेबल करनी है. उसकी सैलरी कितनी है, 60,000 पर मंथ. उन्होंने स्पेसिफिक लिखा कि डियरनेस अलाउंस इंडिया में जो है उसे 7 महीने मिला. वो कितना था आपका 12,000 पर मंथ. उसके बाद जो है उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स दिया हुआ है 2,000. फिर रोम में जो मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा. इंडिया में 7 मंथ्स के लिए टैक्सेबल होगा और कार भी जो है इंडिया में 7 महीने के लिए टैक्सेबल होगी. तो बाकी सारे परक्यूजिट्स और अलाउंसेस जो हैं वो टैक्सेबल नहीं होंगे. सैलरी 7,20,000. डियरनेस अलाउंस फॉर 7 मंथ्स इन इंडिया 84,000. ये भी अपने आप में सिंपल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं करवा रही हूँ. रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है 7 मंथ्स के लिए उसको मिली. उसकी वैल्यूएशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स दी हुई है 2,000 पर मंथ, वो भी 14,000. और कार जो है वो भी 7 महीने के लिए दी गई उसको. तो कार बड़ी है 2,400 पर मंथ, वो खुद चलाते हैं. तो 16,800 आपका और सारी सैलरी मिलाकर और कोई भी अलाउंस और परक्यूजिट जो है इस केस में टैक्सेबल जो है वो नहीं होगा. तो इसमें जो है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर लेस हो जाएगी. 8,34,800 और 50,000 जो है इसमें से लेस हो जाएंगे. ये आपका आ जाएगा, टोटल सैलरी जो है वो आ जाएगी. ठीक है. और उसके बाद जो है सारे नए क्वेश्चन हैं तो इसलिए मैं 35th भी एक बार करवा रही हूँ. इसमें सैलरी आपकी क्या होती है, रिवाइज जो है वो होती है. इसलिए मैं ये भी इलस्ट्रेशन आपको करवाऊंगी क्योंकि सैलरी रिवाइज होने का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आया है. उसमें देखो, मिस्टर डी श्रीनिवासन is a government officer during the previous year 1920. His emoluments were as under: basic salary 12,000 per month, dearness allowance 150% of the salary under the terms of employment. Under the terms of employment का मतलब हाउस रेंट या बाकी अमेनिटीज़ के लिए ये ऐड होता है. उसके बाद सिटन कंपनसेटरी अलाउंस 200 पर मंथ. फ्रॉम 1st January 2020 his salary has been revised at 36,000 per month, 5% DA and 500 per month as city compensatory allowance. On 1st March he gets 17,500 as arrears on account of salary revision. जो एरियर्स मिलते हैं वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होते हैं. पहले मैंने बहुत बार बताया है लेकिन क्वेश्चन हमने इसका कोई नहीं किया था. ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जम्प्ट है. ओवर टाइम अलाउंस टैक्सेबल है. स्पेशल अलाउंस टू परफॉर्म द ड्यूटी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट जो है वो हो जाएगा. और उसके बाद वो कहते हैं रेंट फ्री हाउस रेंट ऑफ विच 3,000 पर मंथ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स. फेयर रेंट ऑफ सच हाउस इज 1,500 पर मंथ. कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 40,000. हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेयर रेंट कितना है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स कितना है, 3,000 जो है आपका दिया हुआ है. और उसके बाद फर्नीचर की कॉस्ट जो है आपको दी हुई है 40,000, उसका क्या ले लेंगे 10%, 4,000. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज 8.33%. इससे 12% से ज़्यादा नहीं है. ये वैसे भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं है. इसका एक्सेस का कुछ चार्ज नहीं होता है. एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसका भी कोई लेना देना नहीं है. प्रोफेशनल टैक्स 500 एंड इनकम टैक्स 600 पेड बाय द एम्प्लॉयर. 500 प्रोफेशनल टैक्स है जो उसने पे किया है, इसकी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी.
ही कॉन्ट्री उसके बाद वो कहते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है तो इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, फिर 1/5 ऑफ द सैलरी और ₹5,000, तीनों में से जो भी सबसे कम होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इसकी डिडक्शन कैसे मिलती है कि पहले हम एक बार सैलरी हेड में पूरा ऐड करते हैं और नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ जो है डिडक्शंस में ऐड करने पर इसकी डिडक्शन जो है वो मिलती है। इसमें सैलरी आपको 2 तरह की दी हुई है। आपकी सैलरी जो है जनवरी में, और इसमें ध्यान से देखो कि लास्ट लाइन जो लिखी है उससे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 द सैलरी बिकम ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ इसका मतलब जनवरी वाली सैलरी कब होती है? फर्स्ट फरवरी को। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब सैलरी जो है वो इट इज ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो 12,000 जो सैलरी है एक मिलेगी आपको 1 अप्रैल को, मार्च वाली अप्रैल को, अप्रैल वाली 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 1 दिसंबर, और दिसंबर वाली 1 जनवरी। तो ये कितने मंथ्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 12,000 उसको मिली 10 महीने, और 2 महीने उसको कितनी मिली? 36,000। कितनी मिली? 36,000 यानी 72,000। और उसका जो है डियरनेस अलाउंस जो है 1,20,000 के ऊपर कितना था? 150%, क्योंकि अभी सैलरी रिवाइज नहीं हुई थी तो डीए इतना बढ़ जाता है। तो वो आपका डियरनेस अलाउंस जो है वो है 1,80,000, और 72,000 पे जो डियरनेस अलाउंस है आपका रिवाइज होने के बाद वो 5% है, यानी कि आपका 3600। ये आपकी सैलरी हो गई। उसके बाद सीसीए है, सीसीए भी चेंज होता है। पहले आपको जो है सीसीए कितना मिल रहा था? 200 पर मंथ, और अब जो है आपको कितना मिल रहा है? 500 पर मंथ। 200 पर मंथ जो है वो 10 महीने मिला, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और 500 पर मंथ जो है वो 2 महीने जो है वो मिला सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो 3,000 हो गया। उसके बाद उसको एरियर्स मिले 17,500। आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें सैलरी जो है ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, तो आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो आप ने देखा कि कैसे कैसे जो है वो हमने कैलकुलेशन जो है वो की है। उसके बाद एरियर्स हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्प्ट है। उसके बाद जो है आप देखो सैलरी अलाउंस एग्जम्प्ट है। स्पेशल ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस जो है वो टैक्सेबल होता है। ओवर टाइम अलाउंस, अब तो इतने क्वेश्चन हो गए आप सबको पता होना चाहिए। ओवर टाइम अलाउंस 3,000। रेंट स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस जो है वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में है, एग्जम्प्ट हो गया, एग्जम्प्ट। उसके बाद हमने करनी है रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस के हिसाब से जो है आपको दिया हुआ है 300 पर मंथ, 300 पर मंथ 3600, और प्लस जो है फर्नीचर की कॉस्ट, हमेशा कॉस्ट लेते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू और चीज़ें कुछ नहीं लेते, तो 4,000 कितना हो गया? 7,600, तो वो 7,600 इसमें। और उसके बाद जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है एक बार सारा का सारा टैक्सेबल हो जाता है, फिर इसको एग्जम्प्ट करते हैं, वो बताती हूँ मैं आपको। 4,12,700 टोटल कितना हो गया? 4,12,700। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पर है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए सिर्फ बेसिक सैलरी लेते हैं। बेसिक सैलरी जो है उसकी कितनी है? 1,92,000, 1,92,000, 1,20,000 प्लस 72,000, 1,92,000। उसमें एक्चुअल उसको कितना मिला है? 6,000 मिला है 500 पर मंथ के हिसाब से, और 1/5 ऑफ द सैलरी, 1/5 ऑफ द सैलरी कितना हो गया इसका? 1/5 कितना हो गया?
38,400 और 5,000 तीनों में से जो भी कम होगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स 5,000। तो 5,000 की डिडक्शन 50,000 जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन और 5,000 जो है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। एक्चुअली रिसीव्ड 6,000 और 1/5 ऑफ द सैलरी 1,92,000 का 38,400 और 5,000 जो भी तीनों में से सबसे कम होगा। तो नीचे हम डिडक्शन दे देंगे 50,000, 5,000 और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 500, 55,500 की डिडक्शन दे देंगे, बाकी आपके पास आ जाएगी सैलरी जो है वो आ जाएगी। तो ये क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको करवाए हैं। अब 36 हो गया, 37, 38 ये आप खुद करोगे। एक पैकेज वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ तो वो आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पैकेज का क्या मतलब होता है, आजकल पैकेजेस होने लग गए कि इतनी आपको ग्रॉस सैलरी जो है वो कंपनी से मिलेगी, उसकी जो बाइफर्केशन है वो नीचे दी हुई होती है। आजकल वैसे तो सैलरी वर्ड भी नहीं यूज़ किया जाता, कॉस्ट टू द कंपनी जो है वो यूज़ किया जाता है। तो वर्ड तो यहाँ पर पैकेज है। पैकेज देखो क्या है, पैकेज का 40th इलास्ट्रेशन है ये। इसमें ए कंपनी अपॉइंटेड राम इन मुंबई एट ए पैकेज of 10 lakh. The company bifurcated 10 lakh as under for the payment of the salary. Basic salary 4,80,000, special allowance 2,64,000, transportation allowance 19,200, telephone facility 4,800, house rent allowance 1,20,000, contribution in approved superannuation fund 10 lakh, ये भी एग्जाम्ट होता है। रिफ्रेशमेंट जो है वो 12,000। इसमें बस जो है आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल बेसिक सैलरी, स्पेशल अलाउंस 2,64,000 और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये 19,200 और उसके बाद जो है आपकी टेलीफोन की सुविधा है, ये क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। मकान किराया भत्ता जो है आपको दिया हुआ है, लेकिन रेंट पेड जो है दिया हुआ है। राम ने 15,000 रुपये मासिक किराया जो है वो मकान का दिया। वेतन से कर योग्य आय की जो है वो गणना करनी है। तो हाउस रेंट अलाउंस अप्रूव्ड इन सुपरनेशन फंड जो है 1,50,000 तक एग्जाम्ट है। रिफ्रेशमेंट फ्री है। रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन जो है वो सिर्फ आपने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन तो 4,80,000। अब हमने देख लेना कि इसमें से कौन सा टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी, स्पेशल अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 19,200। टेलीफोन फैसिलिटी हमेशा ही एग्जाम्ट होती है, तो इसको हमने एग्जाम्ट ही रखना है। और कंट्रीब्यूशन टू सुपरएनुएशन फंड भी जो है, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड भी एग्जाम्ट होता है। नील नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, एग्जाम्ट लिखना है। और रिफ्रेशमेंट भी जो है वो क्या होती है, एग्जाम्ट जो है वो होती है। अब हमने सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन निकालनी है। रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन के लिए 4,80,000। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना है, 1,20,000। 1,20,000 HRA रिसीव्ड और उसमें 10% ऑफ द सैलरी